मैं बिहारी हूँ और कई बार मैं कह चुका हूँ कि मैं बिहारी होने पर, अपने बिहारी होने पर शर्मसार हूँ। बहुत बड़ी बात है साहब, अपनी जन्मभूमि के बारे में इस तरह की बात कह देना। लेकिन ये स्वभाव है, स्वभाव, अपना भाव, और इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? तो जो दुर्दशा है, जो गलाजत है, उस पर मैं शर्मसार हूँ। यूँ तो मुझे अपने आदमी होने पर भी शर्म आती है, जब मैं देखता हूँ स्त्रियों के साथ जो बुरे कर्म होते हैं या फिर हत्याएँ, लूट-पाट, खून, डकैती, ये, वो, भ्रष्टाचार। लेकिन आज बिहारी होने की शर्म इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से एंडी ब्रो के साथ बैठकर चुनावी चकल्लस कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन सच मानिए दोस्तों, आप जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, एक बिहारी होने के नाते मैं केवल और केवल नाटक कर रहा हूँ, केवल अभिनय कर रहा हूँ। वो जो शेक्सपियर ने कहा था ना, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी मेन एंड वुमेन आर मेनली प्लेयर्स। मैं नाट्य कर रहा हूँ। क्यों ना करूं ये नाट्य? जब मैं देखता हूं कि एक ऐसे राज्य में चुनाव हो रहा है जहां मुख्यमंत्री बनने पर वह व्यक्ति आमादा है जिसका पिता एक घोषित अपराधी है, चारा चोर है, और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात अदालतों ने ठप्पा लगाकर कही है, वही अदालतें जिसका नाम लेकर ये बार-बार संविधान को बचाने निकलते हैं। उस चारा चोर का 9वीं फेल बेटा मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। जो व्यक्ति खुद अभी जेल में होना चाहिए, वह भांति-भांति के अतिक्रमणों से पिछले 1 साल से जेल से बाहर है, 1.5 साल से बाहर है, या कभी गया ही नहीं, गया भी तो यहाँ जेल क्या थी, राजमहल था, जब यह झारखंड में किसी सिविल सर्जन के यहाँ सो कॉल्ड कैद में था। और वह व्यक्ति राजनीति के बारे में ज्ञान देता है, शुचिता की बात करता है, तो मैं एक बिहारी होने पर क्यों ना शर्मसार हूँ? मैं एक बिहारी होने पर शर्मसार इसलिए भी हो जाता हूँ क्योंकि परसों दुलार चंद यादव नाम के एक कुख्यात की हत्या होती है। दुलार चंद भी माफिया, अनंत सिंह भी माफिया, सूरज भान भी माफिया। कमाल है सर। देखिए, उस पूरे बेगूसराय मोकामा क्षेत्र में यही प्रतिनिधि हैं। अगर आप चुनेंगे तो इन्हीं में से किसी को चुनेंगे, तो मैं क्यों ना शर्मसार हूं। मैं उस बिहार को लेकर जब चुनाव हो रहा है तो मैं उस जनता से भला क्या उम्मीद रखूं जो रजाकार ओवैसी को 5 सीटें फेंक देती है, जो अभी भी आरजेडी को एक समय आपने 22 सीटों पर उल्टा दिया था साहब, लेकिन जैसे ही चचा उनके साथ जाते हैं, आप लगभग 80 से ऊपर सीटें देकर उनको राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बना देते हैं। एंडी ब्रो, अगर मैं आंकड़ों में गलत होऊंगा तो मुझे सुधार दीजिएगा, लेकिन फिलहाल 1-2 सीटों से राजद पहले नंबर की पार्टी है, दूसरे नंबर पर भाजपा है और तीसरे नंबर पर जेडीयू है, अभी की जो स्थिति है। अब अगले 6 दिनों में तो चुनाव ही हो जाएंगे, वहां क्या होगा पता नहीं। और इस चुनाव पर मैं एक बात और बता दूं, एक और शर्म की बात है कि पहले घोषणा पत्र कम से कम 1 महीने 1.5 महीने पहले आते थे, उस पर विचार होता था, मंथन होता था, क्योंकि उसके आधार पर कहीं ना कहीं घेरा जाता था। अब घोषणा पत्र चाहे कोई भी दल निकाले, भाजपा का घोषणा पत्र कल जारी हुआ है साहब, 6 तारीख को पहला चुनाव है, पहले दौर का मतदान है। 6 दिन आपने जनता को दिए हैं सोचने समझने के लिए, और 4 दिन पहले तेजस्वी जी का टोटल मतदान के लिए घोषणा जब से हुई है समय कितना मिला? 30 दिन। इसमें शायद एक विधानसभा क्षेत्र भी कवर ना हो। तो चुनावों को लेकर बिहारियों का क्या नजरिया है, यह पिछले 30 वर्षों से हमें पता है। लेकिन घोषणा पत्र जारी होते हैं, वादे किए जाते हैं, बड़े-बड़े कारनामे गिनाए जाते हैं। इसमें न तेजस्वी कम है, न भाजपा, न एनडीए, न जेडीयू, कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन आगे पीछे नहीं है। एंडी ब्रो, मेरा माइक अब बंद होगा। दोनों दलों के बारे में, दोनों गठबंधनों के बारे में और मेरी शर्म के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? बताइएगा। देखिए, इसमें कई बातें हम सुबह से एक साथ सोच रहे थे। एक तो देखिए शर्मिंदगी जो होती है, मतलब अब तो संत श्री दुलार चंद यादव के जितने वीडियो हैं वो सारे के सारे ही इंटरनेट पे आ गए हैं। तो पहले तो सिर्फ संत श्री अनंत सिंह जी को आप लोगों ने देखा होगा कि संत श्री अनंत सिंह जी के प्रवचन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ले मीम पे मीम कट कट के निकलते थे उनपे।
तो संत श्री दुलार चंद यादव जी भी उनसे कोई बहुत पीछे नहीं थे। ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जब उनके मीम आपने देख लिए होंगे। तो यहाँ पे सांपनाथ और नागनाथ के बीच में चुनने की स्थिति बिहार के वोटर की कैसे होती है, ये जो हम लोग कई बार कहते रहे हैं, इस पर अब लोगों का ध्यान जा रहा होगा कि पक्ष भी वही है और विपक्ष भी वही है। दोनों में से कोई दूध का धुला नहीं है, मतलब जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं है। अभी जो स्थिति है उसको देखिए आप, तब आपको पता चलेगा कि जातीय समीकरण और बाकी क्या चीजें करने की कोशिश की इन लोगों ने। जब ये मामला शुरू हुआ था तो आप लोग देख रहे होंगे कि सभी दर्शकों ने ये देखा होगा, बिहार के बाहर रहते हैं तो भी उन लोगों ने देखा होगा कि दुलार चंद यादव जी जो थे वो तो जन सुराज के समर्थक का मतलब उठाए हुए थे झंडा जी, और जन सुराज की पार्टी वाले के पास से जो नेताजी जो थे वो कह रहे थे मेरे तो चच्चा से भी बढ़कर हैं जी, उन पर गोली चला दीजिए। तो ये सब जो हो रहा था, ये सब आपने शुरू में देखा। थोड़ा मामला आगे बढ़ते ही जब शव यात्रा की बात हुई कि जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ ले आया जाने लगा मोकामा से, तो जो ये टाल के क्षेत्र से जब इधर लेकर के आने लगे, तो उस समय ट्रैक्टर पे कौन सवार हो जाती हैं, तो ट्रैक्टर पे सवार हो जाती हैं राजद नेत्री जो वहां से लड़ रही हैं, वो सवार हो जाती हैं, और अचानक से जो ये मामला है पूरा, वो यादव वर्सेस भूमियार हो जाता है। तो अब इस यादव वर्सेस भूमियार राजनीति को खड़ा तो कर लिया है आरजेडी ने, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा जी। आपने चूंकि आप तो ब्राह्मणवादी जातिवादी मनुवादी हैं ही, तो आपने मुझे भी इस कीचड़ में धकेल ही लिया है, तो मैं थोड़ा इसमें और रस रस का रस योगदान कर घोल दूं देता हूँ। कि आप कह रहे हैं यादव बनाम भूमिहार, तो महाराज वो तो जिसका सपोर्ट कर रहे थे प्रियदर्शी जी का, वो तो धानुक है, तो धानुक को मारा गया है। भाई अति पिछड़ा को समर्थन दे रहा था पिछड़ा, उसको किसने मारा? तो ये आप सीधे भूमिहारों और यादवों के बीच का है लठुन लठा करवा रहे हैं सरकार, या अरे धानुक रे 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 और रे रे, तो इसीलिए 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 बच्चों को हम हमेशा कहते हैं ना कि जब भी बिहार के इतिहास की बात हो, जैसे ही जातिवाद की बात हो, तुरंत बेलछी नरसंहार पे पहुंच जाना चाहिए बिना देर किए। महाभोज बिल्कुल सिलेबस की पुस्तक की तरह पढ़िए, और उसके बाद सीधे कूद के पहुंचिए बेलछी नरसंहार पर। जैसे ही आप बेलछी नरसंहार पर कूद के पहुंचेंगे, तो आपको तुरंत वहां पे जो नाम है ना उसमें नजर आ जाएगा कि एक इंद्रदेव चौधरी होते थे, दूसरे होते थे जो बीच का नाम मतलब छुपा हुआ सा नाम होता था, मतलब पहला नाम जो है वो परशुराम बता करके छोड़ दिया जाता है। सुनने में आपको लगेगा कि अच्छा परशुराम ब्राह्मण भूमियार होगा, लेकिन पूरा नाम जैसे ही आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ओके, परशुराम धानुक। तो महावीर महतो और इंद्रदेव चौधरी जो थे, उनके अलावा एक परशुराम धानुक भी तो थे, उनका नाम क्यों भूल जाते हैं आप? तो जो भूमि संपन्न जातियां हैं उनकी जो आपसी लड़ाई है। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि 90 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो वो सवर्ण थे। अक्टूबर आते आते उसी साल का, मतलब उसी साल का अंत जब आया, उस साल की शुरुआत में वो सवर्ण थे, और मार्च में जब वो मुख्यमंत्री बने उस समय भी वो सवर्ण थे। और साल का अंत जब तक आया तो उन्होंने अपने ही जात के एक दूसरे बड़े भूस्वामी बीपी मंडल को कह के एक ऐसी रिपोर्ट बनवा ली 50 साल पुराने डेटा पर, जिसमें उनकी जाति को पिछड़ा बताया जा रहा था। उसके बाद एक दूसरे भूस्वामी राजा मांडा वीपी सिंह को कहकर सारे राजा साहब लोगों ने क्या किया, अपने आप को शामिल करवा लिया पिछड़ों में, और लालू यादव हो गए पिछड़े। तो असली समस्या तो ये है ना, तो जैसे ही आप बेलछी नरसंहार की बात करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि पासवानों से लड़ाई जिसकी हो रही थी वो वहां पे कुर्मी वाले समाज था, कुर्मी लैंड कहा जाता है उसको। तो कुर्मी लैंड जब कहा जाता है तो आपको यह भी समझना होगा कि यहां पर जब आप जैसे ही कहते हैं यादव, साधु जी का नाम क्या था, पूरा नाम जैसे ही आप लेंगे तो यादव बोलना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बोलते हैं यादव, तो लड़ाई किससे हो रही होगी? कुर्मी से हो रही होगी, धानुक से हो रही होगी। और इस इलाके में मोकामा टाल का जो इलाका है, उस इलाके में इनकी गिनती कोई बहुत कम नहीं है। कुर्मी लैंड कहा जाता है इसको।
तो 14% पे जो कूद रहे हैं कि 14% वोटर जो यादव हैं उनसे काम चल जाएगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि बाकी 14% जो है 4-4% तो ये भी मिलके आके आ रहे हैं, और फिर 4% हो गए भूमिहार। तो ये तीन जो है, ये तीन जब मिल जाएंगे, 4, 4, 8, 4, 12, तो ये भी हो गए। तो ये क्यों पीछे हट जाएंगे, आपको क्यों जगह देना चाहेंगे? आपकी रंगबाजी, आपकी गुंडागर्दी क्यों चलेगी? दूसरे भी अपनी गुंडागर्दी चलाना चाहेंगे। इसमें जो कंफ्यूजन लोगों को होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि लोग जो है ना वो लालू यादव के आने के साथ इस चीज को जोड़ते हैं। तो लालू यादव मुख्यमंत्री जरूर बने थे 90 में, लेकिन उससे काफी पहले वो सांसद हो गए थे, ये याद रखना पड़ेगा। तो वो राजनीति में उससे 10 साल पहले से थे। उससे 10 साल पीछे जाकर के जब देखेंगे तब आपको समझ में आना शुरू होगा कि ये जातीय राजनीति में राजद के साथ बड़ा खेल हो गया है। क्यों बड़ा खेल हो गया है? क्योंकि यादव जाति तो आती है, यादव जाति के नाम पर लालू यादव के साथ, लेकिन जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी हो गई, कोयरी हो गई, जो लवकुश समुदाय बोला जाता है, वो नीतीश कुमार के पास भाग जाती है ना। और नीतीश कुमार की पार्टी से वहां पे अनंत सिंह खड़े हुए हैं, तो किधर भाग के जाएंगी? तो ये जो गणित होता है ये थोड़ा समझना मुश्किल है। जब तक आप 6 महीने 8 महीने यहाँ के गाँव में नहीं गुजार लेते हैं पैदल घूम घूम करके, तब तक ये गणित समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बाहर के लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रही, लेकिन अंदर के लोगों को तो कम से कम ये समझना होगा कि ये खेल कर दिया है राजद ने अपनी जातिवादी को, जो वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के चक्कर में। अभी इन्होंने, आरजेडी ने एक और काम जो किया था वो ये किया था कि कई भूमिहारों को उसने सीट दी थी, कई भूमिहारों को टिकट दिया था। तो जैसे ही अनंत सिंह बनाम दुलारचंद यादव होता है कोई भी मामला, तो भूमिहार वोट बैंक जो है वो रुकेगा राजद के पास या वहां से कहीं और जाएगा, ये भूमिहारों को सोचना पड़ेगा। तो वो अपने ही वोट बैंक में सेंध मार बैठा है। वो जो कूद करके नेत्री जो ट्रैक्टर पे चढ़ गई, उस ट्रैक्टर पे चढ़ जाने में आरजेडी का फायदा नहीं हुआ है, आरजेडी का उल्टा नुकसान हो गया है। जनसुराज क्या करती है? जनसुराज अपने नेता के तथाकथित चच्चा जी को ऐसे ही जाने देती है, या उसके जो धानुक नेताजी हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं समर्थन में, ये हम लोग को थोड़ा रुक करके देखना पड़ेगा। तो इसमें 1-2 दिन का समय लगेगा। अच्छा चलिए, पहले ये दुलार चंद बहुत कंफ्यूजिंग मामला भी है। जनसुराज वाला कह रहा है कि हमारे चचा थे, आरजेडी वाला कह रहा है कि काहे, वो तो आरजेडी वाले ही थे, पोता कह रहा है कि हमेशा से आरजेडी वाले थे। तो एक झगड़ा तो आरजेडी बनाम जनसुराजे का हो गया है। हालांकि जनसुराज के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है किसी तरफ से, एक प्रियदर्शी को छोड़ के किसी ने इसी कोई बयान। इसीलिए 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 देखिए, वीडियो के शुरुआत में भी कहा था महाभोज पढ़िए। महाभोज जैसे ही पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि विशेषर की लाश किसकी थी। तो विशेषर की नहीं, लाश किसकी थी, पक्ष की थी, विपक्ष की थी, किसकी थी, मतलब इसके लिए जो मारामारी हो रही थी उसी से तो नॉवेल शुरू ही होता है। तो अभी तो यहाँ मारामारी शुरू ही हुई है कि दुलारचंद या संत श्री दुलारचंद यादव जी का शव जो है वो किसका होगा, आरजेडी का होगा कि जनसुराज का होगा, कि कौन से वाला गिद्ध जो है उस पर अपना कब्जा जमाए। अभी तो मारामारी उसी की है। ठीक है। अब चलिए जरा संकल्प पत्र और घोषणा पत्र की बात कर लेते हैं। एक तो मुझे ये सब नाम लेने में भी बड़ा अजीब सा लगता है, बिहार का तेजस्वी प्रण, पता नहीं काहे का तेजस्वी और काहे का प्रण। लेकिन खैर साहब, चर्चा करनी है तो करनी है, पेशा है हमारा इस बात पर चर्चा करना। तो बिहार का तेजस्वी प्रण, सोचिए इस बार पीआर कंपनी अच्छी रखी है, और इसी वजह से नौवीं फेल जादव जो है वो थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें है टक्कर में। अन्यथा जमीन पर अगर आप देखेंगे तो आरजेडी की हालत खराब है, खस्ता है। क्यों? कि मुसलमान वोट छिटक रहा है, जादव वोट भी थोड़ा बहुत छिटक रहा है। फिलहाल ये सब हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आइए जरा संकल्प पत्र को। और अब दुलारचंद मामले के बाद भूमिहार वोट भी छिटकेगा। वो जो भी है, आइए जरा संकल्प पत्र और दोनों पत्रों पर बात कर लेते हैं। एक जो समाजवादी सनाध से भरा हुआ और उसी मुताबिक चल रहा है, और एक जिसमें मेट्रो शहरों, 4 मेट्रो शहरों, 7 फ्लाईओवर, 7 एक्सप्रेसवेज
और तमाम तरह की बातें की गई है। एक तरफ विकास का विजन है, एक तरफ ये। लोग ये भी पूछते हैं कि 20 साल क्या किया, तो एक लाइन में जवाब ये कि -128 या 130 डिग्री पर जब आप रहेंगे तो जीरो पर लाने में टाइम लगता है। वो 20 साल वहां खर्च हुए हैं। और अगर आपको नहीं पता है, और जिस तरह पाजामा शेरवानी या रवीश कुमार या बाकी लोग जो अब जंगल राज को भी कपोल कल्पित बनाने पर तुले हुए हैं, जैसे इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को एक मिथ बना दिया, जैसे इन्होंने कई अत्याचारों को मिथ बना दिया, वैसे ही अब ये जंगल राज को भी मिथ बना रहे हैं। लेकिन नहीं तो फिर से इसमें रुकिए 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 रुकिए, इसमें इसमें हम एक ऐड ऑन करना लेकर चाहेंगे। पहले जाइएगा, ऐड ऑन कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद आप पत्रों पर, घोषणा पत्रों पर चर्चा कीजिएगा। ओवर टू यू। मैं अब चुप हूँ जी। ठीक, सबसे पहले इसमें देखिए कि इसमें जो जंगल राज के समर्थक, मतलब जंगल राज के बिहार में देखिए बेसिकली दो ही जातियां हैं। एक जाति जो है वो है जो जंगल राज प्रायोजित करती थी, आयोजित करती थी, उसका लाभ उठाती थी। दूसरी जाति वो थी जो जंगल राज से पीड़ित थी। तो बेसिकली इन्हीं दो जातियों के बीच में बिहार में चुनाव है, और यही दो जातियां जो है वोट कर रही हैं। ये भी एक बात जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि जो जंगल राज को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनका एक बड़ा बढ़िया सा तर्क आजकल सुनाई दे रहा है। वो कह रहे होते हैं कि आजकल तो मोबाइल का युग है, मतलब सब लोग वीडियो बना लेते हैं, गांव गांव 50 रील बनाने वाले हैं, 50 यूट्यूबर हैं। कोई तरह का मामला होगा, किसी तरह का मामला होगा, कोई अत्याचार होगा तो वो तो तुरंत वीडियो बन करके आ जाएगा, मामला तुरंत वायरल हो जाएगा, तुरंत न्याय हो जाएगा, पुलिस पहुंच जाएगी, प्रशासन पहुंच जाएगा। तो भाई साहब, दुलारचंद यादव मामला आप देख चुके हैं। बकायदा रैली में थे, कोई कमजोर काठी के आदमी थे ऐसा भी नहीं है। 50 समर्थक उनके आसपास हमेशा होते थे, वो भी बंदूकधारी। मोबाइल नहीं था उनके पास। दिखाइए ना कहाँ है वीडियो, कैसे चढ़ गई गाड़ी उनके ऊपर, उसका वीडियो किसी ने तो बनाया होगा। थे तो 500 लोग थे वहां पे, क्या कर रहे थे? वीडियो नहीं बना पाए? रोक लेते ना जंगल राज को वीडियो बना के। ऐसे आता है जंगल राज। रात के 12 बजे जब 200 लोग आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो छुरा लेकर के, और एमसीसी वाले जो काटते थे उनका काटने का मोडस ऑपरेंडी से पहचाना जाता था। जिस तरह की लाशें पड़ी होती थी उससे पहचाना जाता था कि क्या हुआ है और किसने किया है। तो एमसीसी ने किया है, ये कैसे पहचाना जाता था? शवों को देखकर हाथ पीछे बंधे होते थे, पेट काट दिया जाता था और गला यहां से यहां तक काट दिया जाता था। 12 नरसंहार के जो थे बचे हुए ना, उसमें 12 नरसंहार में सभी लोग नहीं मारे गए थे, एक दो लोग जीवित हैं। देखिए जाकर के कहाँ है उनके कटे का निशान। ग्राफिक डिटेल्स देने से बचें एंडी ब्रो, क्योंकि यूट्यूब कब हम लोगों पर मेहरबान हो जाएगा, और खासतौर से मेरे चेहरे पर तो मेहरबान है ही। आप जानते हैं यूट्यूब से लेकर कोई भी जो चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, तो कृपया इस प्लेटफॉर्म पर बने रहने दीजिए। आपका भी चेहरा तो जानता ही है हर एक प्लेटफॉर्म, इसलिए हम लोग उनको मौका न दें जी। खैर जो भी, अब मतलब लोगों को समझना होगा कि जंगल राज क्या होता था। भाई तो जंगल राज आपके मोबाइल से, विभत्स हत्याएं होती थी 6 इंच छोटा। इसकी लंबाई नाप लीजिए, 6 इंच छोटा। आ गई बात समझ में? एमसीसी माने 6 इंच छोटा। फलाने जी माने पेट में कुछ, चिलाने जी माने यहाँ पर कुछ। इस तरह से सबका मतलब, आप सोचिए बिहार कितना इनोवेटिव है। हत्याओं के तरीके देखकर पता चल जाता था कि कौन किसने मारा है। एंडी ब्रो चालू रहे हैं। खैर तो चलिए ये और 12 नरसंहार में भी हम बता दें, 12 नरसंहार वाला फिर से हमने याद दिलाया था। तो इसमें जो मुख्य आरोपी थे उनका नाम था किरानी यादव। ठीक है, अब हजम हो जाए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन तो अभी इस नरकारों को समेट लीजिए तुरंत, आप फिर उधर चले जाएंगे। आप चलिए प्लीज वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वापस आकर के चलते हैं हम लोग अपने घोषणा पत्र पर। अब घोषणा पत्र जो है वो बहुत मजेदार है। घोषणा पत्र में किसानों के फायदे की बात की गई है, 6,000 रुपए कर देने की बात की गई है। ये एक इंपॉर्टेंट सी घोषणा है, और इसका जो इक्विवेलेंट हम देखते हैं, बहुत ही मजेदार घोषणा। वो इक्विवेलेंट सी मजेदार घोषणा आरजेडी के घोषणा पत्र में है, तेजस्वी घोषणा पत्र में है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो तेजस्वी घोषणा पत्र उठा करके पढ़ लें।
तेजस्वी घोषणा पत्र में इसके लिए लिखा है कि जितने 35 लाख बटाईदार हैं उन सबको बटाईदार का पहचान पत्र दिया जाएगा और एक कमीशन की बात लागू की जाएगी। कमीशन ने क्या कहा है? कमीशन ने कहा है कि जमीन पर से बटाईदार को हटाया नहीं जा सकेगा। तो मतलब आपने अगर पहचान पत्र दे दिया कि फलानी जमीन पर फलाना आदमी बटाईदार किसान है, ये पहचान पत्र पे एक बार लिखा गया, तो उस बटाईदार किसान को भूस्वामी हटा नहीं सकता, उसकी जमीन छीन करके बटाईदार को दे दी जाएगी। तो ये तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में लिख करके रखा हुआ है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा। आपकी जमीन अगर आपने बटाईदार को दे रखी है तो आपको ये जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो और आगे चलते हैं। जो बिजली फ्री की बात थी, तो बिजली फ्री के मामले में दोनों लोग मतलब रेवड़ियां बांटने के मामले में दोनों लोग करीब करीब बराबर पे हैं। रेवड़ियां बांटने में 200 यूनिट की बात कर रही होती है आरजेडी, तो 125 यूनिट पर भाजपा भी है। तो भाजपा जो 125 यूनिट पे है तो उसमें तो गठबंधन वाला मामला है। नीतीश कुमार पहले ही 125 यूनिट फ्री कर चुके हैं, तो उसमें आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें भी जो कानूनी पक्ष आता है वो सब फिर आ जाएगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा बढ़ाया ना तो जो कीमत होती है उस कीमत के हिसाब से जो सब्सिडी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, ये सब कानूनी पेंच फंस जाएगा। इसीलिए 200 यूनिट कभी कोई मतलब आरजेडी कर पाएगी ऐसी कोई संभावना लगती नहीं है। वापस चलते हैं और बाकी चीजों एंडी ब्रो, अब क्या कर सकती है क्या नहीं, अब इसी सब पर मैं बोलने को मजबूर हो जाता हूँ। मैंने 9वीं फेल क्या बोल रहा है उसका आप सचमुच व्यावहारिक और आर्थिक और सामाजिक अध्ययन करेंगे। अरे भैया, उसको जो मन में आता है सो बोलता है, इसलिए उस पक्ष को छोड़ दीजिए। बस आइए एक बार तुलना कर दीजिए, किसने ज्यादा मजेदार सुनाया है वो बता दीजिए। इसमें नहीं नहीं, इसमें ये जो आप बता रहे हैं ना, इस मामले में सिर्फ आरजेडी ही नहीं, आरजेडी के जितने समर्थक हैं वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब ये जो सहनी साहब हैं, उस सहनी साहब से पूछा गया कि अच्छा ये इतने करोड़, 2 करोड़ नौकरियां, 4 करोड़ नौकरियां कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? उन्होंने कहा 20 महीने बाद देखना। कहा अच्छा इतने का जो पैसा लगेगा वो तो बजट से 2 गुना है, 20 महीने बाद देख लेना कहाँ से आता है पैसा। मतलब हर सवाल का जवाब एकदम फिक्स, 20 महीने बाद देख लेना कहाँ से आता है। मतलब मान लिया है कि हम तो उप मुख्यमंत्री हैं और 20 महीना हमको समय दो और 20 महीना में हम ये करके दिखा देंगे। और आपने सन्नी साहब की बात की है, मैं तो तथाकथित जेएनयू के पढ़े लिखे वहां से पीएचडी जो महाराज हैं, जो लड़की छेड़ने के आरोप में सजा पा चुके हैं, 3,000 रुपया दे चुके हैं, वो जनाब कह रहे हैं कि अच्छा तो ठीक है, नहीं ये होगा तो क्या होगा जी। वो जितना इरिटेटिंग है और उसकी आवाज कितनी खराब है, चिचियाती हुई यार। मैं तो उससे ले बात न करूं उसकी ये आवाज के चलते। उसने ये सभी कहा कि भाई वामपंथियों में हो गया। ये सभी वामपंथियों में कॉमन होता है। और अगर कहीं गलती से मादा हुई तब तो ये संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मादा होगी तो उसका आवाज का कर्कश होना जो होता है वो एकदम प्राइमरी गुण ही हो जाता है शायद, तभी उसको चुन करके आगे भेजा जाता है लिबरल जमातों में। तो कर्कशा तो सबकी सब है, मतलब किसी को भी देख लीजिए, तो उसमें आप नर और मादा में आप भेद कर रहे हैं। मतलब मादा ऐसी होगी और नर ऐसा नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा? नर भी ऐसा होगा। कशाएं तो आजकल दो आई हैं, लालू यादव जी की पार्टी से सुना है मैंने उनके कारनामे, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी दिव्य आत्माएं हैं, बहुत विदुषी हैं। अब उनको मंत्र दर्शन होने ही वाला है, कुछ दिनों में वो ऋषिकाएं हो जाएंगी। और उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के अमुक जगह रेल दिया, अमुक जगह ठेल दिया, अमुक जगह क्या तो कर दिया। ये सब देख के दर्शकों मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने एक कर्कशा का एक वीडियो चलाया। 3 सेकंड के अंदर साहब मुझे ऐसा लगा कि उल्टी जाएगी। एंडी ब्रो, अब आप समय सीमा का बहुत उल्लंघन कर चुके हैं, प्लीज अपनी बात कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें 2 मिनट में। थैंक यू। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो मुद्दे थे, मुख्य मुद्दे थे, मतलब चर्चा होनी थी बिहार में अभी तो इस बात पर कि भाई दोनों पार्टियों का जो घोषणा पत्र आ गया है तो अब इस पर चर्चा हो। आखिरी 6 दिन बचे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए कोई समय नहीं मिला। इस दुष्टतापूर्ण तरीके से नीतीश कुमार ने जो है वो
चुनाव आयोग के साथ मिलकर के जो है वो साजिश रची है शायद, कि चुनाव प्रचार का किसी को समय न मिल पाए, मतलब संभल भी ना पाए विपक्ष जो है वो, और हमला कर दिया नीतीश कुमार ने, और ताबड़तोड़ हमला जो है नीतीश कुमार किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर नहीं चल पाया तो गाड़ी में बैठ करके कुशेश्वर स्थान घूम रहे हैं, और जैसे कूद कूद करके वो निकल करके घूम रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। तो जितना ये सब जो एक कम पढ़े लिखे जीव जो है वो बताते रहते थे कि बीमार हैं, फलाने हैं, चिल्लाने हैं, ये तो वहां भी टूट जाएगा लोगों का ऐसे मिलेंगे तो। वो वहम भी टूट गया भाई, मतलब पूरा ही एकदम मामला ही भंगडोल कर दिए एक राउंड में। तो ये जो चचा की आदत है, तो कम से कम बराबरी वालों से लड़ते। ये देखिए बच्चा लोग के, मतलब लालू यादव से भिड़ते तो थोड़ा ठीक भी लगता है। ये जो बच्चा लोग से भिड़ गए हैं नीतीश कुमार टाइप के जी, तो हैवी वेट बॉक्सिंग में तो चचा भीड़ कहाँ रहे हैं? चचा ने तो कह दिया है कि कोई कुछ जानता है जी, कहीं कुछ अरे तो था जी। इसको इसको कहा जाता है ढाही लेना। एक शब्द होता है ढाही लेना। तो अरे जो बैल सांड वगैरह होते हैं ना, आसपास बगल की जगह से जो है वो टक्कर ले रहे होते हैं, यूं कुछ एक बार एक इधर बगल टक्कर ले ली, कभी इधर बगल टक्कर ले ली। तो नीतीश कुमार जो है ना वो यही कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। कभी इधर एक बार ऐसे टक्कर लेते हैं, नीतीश कुमार लेते हैं जैसे ही टक्कर, वैसे ही फिर बेचारे जो तेजस्वी हैं लड़खड़ा करके जमीन पे गिरने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहीं दूसरे कोने से इधर टक्कर ले लेते हैं, फिर बेचारे लड़खड़ा करके गिरने लगते हैं। मतलब पिछली बार आप देखिए, पिछली बार कहा था देखो नौकरियां बांटी, नौकरियां बांटी, तो इतने सारे इंजीनियर्स को नौकरी बांट दी कि वो जुमला हो गया। फिर एक बार जो है इधर कहने लगे थे कि देखिए दिमाग ठीक नहीं है तो बीमार हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। एक बार जा करके कूद करके मिला है सब लोगों से, हो गया बस ठंडा, टाई टाई फिर नीतीश कुमार जो है वो 1 हो गए और तेजस्वी यादव जो है वो 0 हो गए। तो ये सब तरीका जो है वो ठीक नहीं है। मतलब चचा को अपना उम्र देख, कम से कम बराबरी के लोगों से टक्कर लेनी चाहिए, ऐसे बच्चों के साथ जो है वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। बराबरी की टक्कर करनी चाहिए और बराबरी की टक्कर दिख नहीं रही है। दर्शकों श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के खिलाफ और नीतीश कुमार के लिए एक सहानुभूति की लहर, एक अंडर करंट भी दौड़ रहा है, और वो उन लोगों के मन में दौड़ रहा है जिनको आप स्त्री कहते हैं, महिला कहते हैं, औरत नहीं कहते हैं। अब ये वाक्य मैंने क्यों किया, इसको गूगल कीजिएगा। उन लोगों के मन में इसलिए एक अंडर करंट चल रहा है, सहानुभूति चल रही है, क्योंकि कहा गया कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार है, और इस वर्ग के लिए सचमुच नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। वह आपको बिहार पहुंचने पर समझ में आएगा। हमारी चर्चा जारी रहेगी, 14 नवंबर तक जारी